नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खौफनाक एक्सीडेंट की तस्वीरों के साथ। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बारात के दौरान यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है। एक की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हुए हैं। कैमरे के सामने यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, तेज रफ्तार कार कैसे इस हादसे को अंजाम देती है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे का खौफनाक वीडियो इस वक्त सामने आया है। बारात के दौरान यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। एक की मौत हो गई है, 12 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, कैसे सभी लोग बारात के जश्न में डूबे हुए हैं और इसी दौरान ये तेज रफ्तार कार आती है, बुरी तरह से लोगों को टक्कर मारती है। एक शख्स देखिए कैसे हवा में उछलता हुआ चला जाता है और बताया जा रहा है कि एक की जान चली गई है, 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और हमारे सहयोगी विनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, क्या जानकारी हादसे के बारे में? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸੋਚ जी विनेश की आवाज़ नहीं आ पा रही है। तस्वीरें आप मुजफ्फरनगर की देख पा रहे हैं, जहां पर ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, बाराती गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बाराती जश्न में डूबे हुए हैं और इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार आती है और लोगों को टक्कर मारती है। एक युवक देखिए कैसे हवा में उछलता दूर जाकर गिरता है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 12 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। आप गाड़ी में दुल्हन को भी देख पा रहे हैं और कई बाराती जो गाड़ी के आसपास खड़े हुए थे वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई है और 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है और इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वो शख्स दूर तक हवा में उछलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। कई और बाराती थे जिनको गंभीर चोट आई है। सभी को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सभी बाराती बारात की खुशियों में डूबे हुए थे। इसी दौरान अचानक से एक तेज़ रफ्तार कार आती है और टक्कर मारती है। मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बेनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेनेश, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में बताइए आप। जहां पर एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था और उसी आयोजन के दौरान दुल्हन को कार में सवार होकर लाया गया और जब सनरूफ पर खड़ी होकर दुल्हन डांस कर रही थी तो वहीं उसी के परिवार के जो लोग थे वो वीडियो भी बना रहे थे और दुल्हन के साथ डांस भी कर रहे थे। तभी हाईवे पर तेज रफ्तार से एक कार गुजरी और जिसने कई लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और एक की मौत हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात इस पूरी घटनाक्रम में ये है कि ये जो हाईवे पर बैंक्वेट हॉल बना है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई चूक है, जिस वजह से लगातार यहाँ हादसे पहले भी होते आए हैं। जो अभी तक जानकारी में आया है, पिछले कई शादी समारोह जब भी यहाँ आयोजित किए गए हैं उसमें भी इसी तरह रोड हादसे में मौतें हुई है। तो इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो खुशी का माहौल होता है शादी समारोह, उसमें इस तरह के हादसे बार बार ना हो। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर यूपी के जाट नेताओं की बैठक हुई है। कुछ ही देर पहले यह बैठक समाप्त हुई है। बीजेपी उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच कैसे नाराजगी को दूर किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल रात भी एक बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, राजस्थान और हरियाणा के जाट नेता मौजूद थे। और आज एक बार फिर से बेहद अहम बैठक बुलाई गई संजीव बालियान के आवास पर, जहां पर जाट नेता मौजूद थे। सभी ने रणनीति तैयार की है कि किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी जाटों के भीतर उपजी है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जाए। और हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, विस्तार से बताइए इस बैठक के दौरान और क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से पहले थोड़ी देर पहले जो बीजेपी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद हैं, आगरा में से सांसद है राजकुमार चहर, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से किसी बिल को लेकर के विपक्षी नेताओं के द्वारा जो कन्फ्यूजन पैदा में किया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो अन्य दलों के नेता हों, उनके द्वारा जो किसानों में जो कृषि कानून बने हैं, 3 नए कृषि कानून बने हैं, उसको लेकर के कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया
गया है उसको दूर करने के लिए किसानों से मुलाकात की योजना बनाई गई है। साफ तौर पर उनका कहना था कि वो विभिन्न किसान संगठनों के पास जाएंगे, साथ ही साथ जो खाप के नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। तो साफ जो कोशिश लग रही है, कवायद जो बीजेपी की लग रही है, साफ तौर पर जाट नेताओं को या फिर किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी जिस तरह से सभा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के बारे में बात करें जिस तरह से प्रियंका गांधी भी कुछ किसानों के साथ मैं सभा की थी, या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, वो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से हम देखें कि गाजीपुर बॉर्डर में उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो बैठे हुए हैं, उसको लेकर के बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि 2013 के बाद जिस तरह से जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के पक्ष में है, वो बीजेपी से खिसक ना जाए, इसे रोकने की, डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जी अमित। बहुत शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कल शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। विपक्ष ने स्पीकर को भरोसा दिया है कि सदन में सहयोग करेंगे। पूरे आसार हैं कि विधानमंडल का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट, गन्ना मूल्य का भुगतान और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। कल सुबह समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। बीएसपी भी बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, और क्या जानकारी है सर्वदलीय बैठक के बारे में? देखिए, सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दल के नेताओं से अनुरोध किया कि हंगामेदार बजट सत्र न हो, सुचारू रूप से सदन को चलने दिया जाए, ताकि कि सरकार जो बजट की जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, जो सरकार बजट अपना रखेगी, उसकी उपलब्धियां जो सरकार की हैं वो जनता तक पहुंच सके, सदन में इस चीज को रखा जाए। इस विपक्ष के नेताओं ने, नेता विधानमंडल दल राम गोविंद, प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी और कांग्रेस के नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा, लालजी वर्मा जो बसपा के नेता हैं विधानमंडल दल के, वो सभी लोग मौजूद रहे वहां पे और सभी ने विधानसभा अध्यक्ष को भरोसा दिया कि सदन सुचारू रूप से चलाने में हम लोगों का सहयोग रहेगा। लेकिन जो विपक्ष की तैयारियां हैं, शाम में बीएसपी की बैठक है, कल समाजवादी पार्टी की बैठक होगी और कांग्रेस की बैठक होगी, तो इस तरह से देखा जाए तो विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाएगा। साथ ही साथ आज सामने विधानमंडल दल की बीजेपी की भी बैठक है, वो भी अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने भरोसा दिलाया अध्यक्ष को कि, और सीएम के सामने ये बात रखी कि सुचारू रूप से सदन को चलने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के ने पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। लड़की के गर्भवती होने के बाद लड़के ने जब शादी से इनकार कर दिया तो पीड़ित लड़की ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लग रहा है। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले आरोपी के बड़े भाई परवेज पर छेड़छाड़ का केस दर्ज हो चुका है। क्षेत्र का मामला है, एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसके बाद उसका पीएम कराया गया। परिजनों का ये कहना है कि उस लड़की का किसी लड़के से संपर्क था, जिसकी वजह से उससे शारीरिक संबंध बने और वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसी में उसने आत्महत्या कर ली। संबंधित मामले में एफआईआर पंजीकृत किया गया है, लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, लव जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हैं और यूपी में इसके लिए कानून भी बना है। लेकिन जिस तरीके से ये भी एक मामला सामने आया है कि पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, लेकिन जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बने और वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसको शादी से इनकार कर दिया गया। इस पूरे मामले में युवती प्रताड़ित थी बुरी तरह और जब उसने गुहार लगाई कि मुझसे शादी करो तो उसके बड़े भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की, मारपीट भी की। उस मामले वो जेल भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब युवक नहीं माना तो शुभ युवती ने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड के बाद पुलिस जागी और पुलिस ने दोनों ही युवकों को अब जेल भेज दिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पूरा मामला कहीं ना कहीं लव जिहाद से भी जुड़ा है। इस युवती की जिंदगी खराब करने वाला जिम्मेदार जो है वो इस समय जेल में तो है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसी वजह क्या थी कि नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती हुई, फिर लव, सेक्स और उसके बाद शादी से इनकार। तो इस तमाम पहलुओं पर जांच भी की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को
और भी जेल भेज देना चाहिए जो उसमें सम्मिलित थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर अपने 7 परिजनों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम को फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। आजाद भारत के बाद शबनम पहली महिला होंगी जिसे फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की दया याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब फांसी की तैयारियां तेज हो गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 13 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अब इस मामले में शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। आज़ाद हिंदुस्तान में शबनम वो पहली महिला होंगी जिनको फांसी दी जाएगी। और चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव का ये मामला है, जहां के रहने वाले शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और 10 महीने के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले शबनम ने परिजनों को खाने में नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था। शबनम के परिजन सलीम से उसके रिश्ते का विरोध कर रहे थे। इश्क की खूनी दास्तां के करीब 13 साल बाद फांसी के नज़दीक अब शबनम पहुंचती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। और मेरठ की पवन जल्लाद से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। पवन जल्लाद ने कहा है कि शबनम को फांसी देने को वो एकदम तैयार है, बस तारीख का इंतजार है। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने वाले पवन जल्लाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद को अब इंतजार है कि कब मथुरा जेल से कॉल आएगी और कब 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम को भी वो फांसी दे सकेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद। पवन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपने निर्भया कांड और अब एक महिला को भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। बहुत जल्द तारीख मुकर्रर होनी है, तो आपको बस तारीख का इंतज़ार है कि कब तारीख मुकर्रर होगी फांसी की और कब आप मथुरा जेल जाकर शबनम को भी फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अगर अभी तो मुख्यालय से कोई भी मेरा ऑर्डर नहीं है, ना ही मेरठ जेल में। जैसे ही राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आएगा, ये डेट उसकी फिक्स होएगी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। शबनम के बारे में आप क्या जानते हैं? शबनम के बारे में नहीं, मैंने कुछ पढ़ा था कि भाई 7 को अपने घर वालों को जहर दे गया कुल्हाड़ी से, जो बड़ी दर्दनाक जो वो हादसा किया है, तो ऐसी महिलाओं को तो फांसी होनी चाहिए। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का रिकॉर्ड बनाने वाले पवन जल्लाद अब आज़ाद हिंदुस्तान में एक हत्यारन महिला को भी फांसी देने के लिए तैयार है। बस इंतजार है तारीख का। फांसी की तारीख का ऐलान होगा और पवन जल्लाद मेरठ से रवाना होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर के वृद्धाश्रम में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी। बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी वृद्धाश्रम पहुंचे, वहां उन्होंने जनता दरबार लगाया। कई फरियादी आप देखिए मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी फरियाद सीएम तक पहुंचाई, जिसके बाद सीएम ने उन फरियादों का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। जनता दरबार में एक महिला घर की फरियाद लेकर आई थी। सीएम योगी ने महिला की पूरी बात सुनी और उसे घर देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द फरियादियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए। इसका एप्लीकेशन ले लेंगे
देखिए एक बात वो है, अच्छा, अरे मोबाइल फोन का एप्लीकेशन बताएंगे? नहीं हम आपके यहाँ से पूछिए। एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। ना तो भेज दिया कप्तान साहब लगे भेजा यहाँ पे हम फोन में बातें मुझसे वाला। देखिए आवास लोग कितना देता है, जब आवास चेक नहीं कोई करते ऐसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और यहाँ पे 200 से अधिक फरियादियों की सीएम ने समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी फरियादी यहाँ पे आए हैं इनकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की, कृषि कानून समझाने की रणनीति तैयार हुई है। बीजेपी गांव-गांव जाकर कानून को बताएगी। किसानों को समझाने का नया प्लान तैयार किया गया है। संजीव बालियान के घर ये बैठक चल रही थी जो अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। पंचायत लेवल तक लोगों से बात की जाएगी, ये कहा है चाहर ने। विपक्षी पार्टियों ने किसानों को गुमराह किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संजीव बालियान के घर पर जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है। उस बैठक में रणनीति तैयार की गई है कि कृषि कानूनों को समझाया जाएगा। गांव-गांव जाकर बीजेपी कानून के बारे में किसानों को जानकारी देगी। लोग भ्रम अभी तक वो लगातार झूठ बोल कर विपक्ष के दल पैदा कर रहे हैं। उसी भ्रम को दूर करने के लिए पहले भी हम लोग एक अभियान चला चुके हैं और अभी भी गांव-गांव जाके किसानों के बीच में जो सच्चाई है, तीनों कृषि विधेयकों से जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना है और किसानों को जो लाभ मिलना है, किसानों की आय बढ़नी है, उसके लिए किसानों को सच्चाई बताना बहुत आवश्यक है कि इस पूरे मामले पर राजनीति करने का काम विपक्ष के दल और कुछ किसान प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो जनता के सामने ये सच्चाई जाए तो हम जनप्रतिनिधियों का और किसान के जो, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों ने चुन के भेजा है और किसानों के बीच में उनकी बात को बताना, सच्चाई को, तो सरकार आपको किस तरह लाभ पहुंचा रही है, इसी के लिए हम लोगों ने बातचीत की। उधर अमरोहा में अपहरणकर्ताओं ने मासूम की हत्या कर दी है। मस्जिद की छत पर बने गुंबद में उसका शव बरामद किया गया है। मासूम के मुंह पर टेप चिपका हुआ है। 30 लाख रुपए की मांग की गई थी फिरौती के तौर पर। थाना नौगावा सादात के गांव बीलना का मामला है, जहां पर अपहरण के बाद मासूम की हत्या कर दी गई और उसका शव मस्जिद की छत पर बने गुंबद से बरामद किया गया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।